दोस्तों आपको याद होगा कि जब इजराइल ने हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने के इरादे से गाज़ा का ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया था, मतलब कि ज़मीनी तौर पर गाज़ा में दाखिल होना शुरू किया था, तो शुरुआती दिनों में ही दुनिया भर में सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के खबरें वायरल हुई थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि हमास के जो लड़ाके हैं, हमास के जो फाइटर्स हैं, वो तो इजराइल के फौजियों को नज़र ही नहीं आते हैं। उनकी आंखों से हमेशा ओझल रहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में जो सिर्फ अफवाहें मानी जा रही थी, वो दरअसल सारी बातें सच साबित हुई है। अब दुनिया भर की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस बात को छाप रही है कि इजरायली फ़ौज ने इस बात को कबूल किया है कि उनको गाज़ा पट्टी के अंदर इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं, मगर उसके बावजूद भी उनको तो हमास के लड़ाके कभी नज़र ही नहीं आते हैं, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ कभी कभार रात के अंधेरे में निकलते हैं और अपना ऑपरेशन करते हैं, मतलब अटैक वगैरह करते हैं और फ़ौरन नज़रों से गायब हो जाते हैं। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि शुरुआती दिनों में लंबे चौड़े बयान देने वाला अब इजराइल भी खुद ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमास दरअसल गाज़ा पट्टी के अंदर उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा ताकतवर निकला। और तो और अभी कुछ दिन पहले ही इजरायली डिफेंस से जुड़ी हुई एक सीनियर बंदे की तरफ से इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि अगर मैं ये कहूँ कि हमास को ख़त्म करना नामुमकिन नहीं है, तो ये भी कहना पड़ेगा कि हद से ज़्यादा मुश्किल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये जंग अब एक नया मोड़ ले चुकी है और इजराइल के उन सारे दोस्तों का डर और उन सारे दोस्तों का वो अंदेशा भी सही साबित हुआ है कि जिसके तहत वो इजराइल को ग्राउंड इन्वेजन करने से पहले बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे थे, बार बार वार्निंग दे रहे थे कि आसमान से बॉम्ब गिराने में और ज़मीन पर उतरने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बावजूद इसके कि तुम जानते हो कि तुम्हारा मुकाबला किसी ऐसी फ़ौज के साथ नहीं है कि जो वहाँ पर एक साथ खड़ी हुई है, बल्कि उन लड़ाकों के साथ है कि जो गुरिल्ला वॉर लड़ते हैं और उसी में माहिर माने जाते हैं। फ़िलहाल ग्राउंड इन्वेजन के तहत इजराइल जैसे जैसे गाज़ा पट्टी के अंदर बढ़ा, वैसे वैसे उसकी मुश्किलें बढ़ती चली गई और आज हालात ऐसी हो चुकी है कि जिसके बारे में शायद इजराइल ने कभी भी नहीं सोचा होगा। अगर सोचा भी होगा तो कम से कम ये तो नहीं सोचा होगा कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। वैसे तो शुरुआती दिनों से ही हमास ने इजराइल को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था और शुरू दिनों से ही हर दिन इस तरह के अनाउंसमेंट की जाती थी कि आज हमने 5 गाड़ियाँ ख़त्म कर दी, आज हमने 15 गाड़ियाँ उड़ा दी और आज हमने 20 गाड़ी उड़ा दी। मगर पिछले कुछ दिनों से ये सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। दरअसल आर्मी व्हीकल्स के जिसमें टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, जीप या फिर बुलडोजर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है, इनका अब जो नंबर है पर डे के हिसाब से वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और एक दिन के अंदर ही हमास की तरफ से इतने ज़्यादा उड़ा दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं कि मानो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई रियल जंग नहीं बल्कि शायद वीडियो गेम है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, हमास की तरफ से तो हर दिन अपने टेलीग्राम चैनल पर इनमें से बहुत सारी गाड़ियों को उड़ाते हुए के जिस सीन होते हैं वो भी अपलोड किए जाते हैं। वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि हमास की तरफ से शुरुआती दिनों से ही इजराइल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि दरअसल इजराइल के जो गवर्नमेंट है वो अपने ही लोगों से झूठ बोल रही है और मरने वाले फौजियों का जो आंकड़ा है उसको अपने ही लोगों से छुपाया जा रहा है। क्योंकि होता यह था कि जहां एक तरफ हमास ये दावा करता था कि आज हमने 15-20 आर्मी व्हीकल्स उड़ा दिए हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से सिर्फ अपने 1-2 या फिर ज़्यादा में ज़्यादा 3-4 फौजियों के ही मरने का ऐलान किया जाता था। मगर अब ये चीज़ भी बदल चुकी है और पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि हर दिन जो सरकार की तरफ से मरने वाले लोगों का ऐलान किया जाता है उनका नंबर भी 8, 10, 12 के करीब पहुँच चुका है। अभी 12-13 दिसंबर के करीब में ही इजराइल की तरफ से ऑफिशियली इस बात को कबूल किया गया है कि गाज़ा पट्टी के अंदर उसके लगभग 105 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं। मगर दोस्तों ये वो नंबर है कि जिस पर इजराइल का विरोध करने वाले लोगों तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि जो इजराइल के फेवर में रहते हैं उनको भी यकीन नहीं है। इवन इजराइल की जो आम जनता है वो खुद इस नंबर पर यकीन ही नहीं करती है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो नंबर बताया जा रहा है असल में 4 से 5 या फिर 6 गुना ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये जो इजरायली गवर्नमेंट नंबर बता रही है असल में ये कई गुना ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि अगर सिर्फ उन आर्मी व्हीकल्स को ही गिन लिया जाए कि जो अभी तक हमास की तरफ से डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जब भी मरने वाले लोगों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच जाएगा। जबकि ये बात भी नामुमकिन है कि हर गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बैठा हो, क्योंकि हर टैंक के अंदर 3 से 4 लोग बैठे होते हैं।
इवन जो वो गाड़ी होती है कि जिसके ज़रिए से फ़ौजियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, उसमें तो एक बार में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। आखिर हमास के जो ऑलरेडी गाज़ा पट्टी के अंदर चारों तरफ से ब्लॉक है, चारों तरफ से कैद है, उसके सप्लाई लाइन भी कटी हुई है, उसके बावजूद भी वो इतने दिनों से लगातार इजराइल जैसी एक बड़ी ताकत को टक्कर कैसे दे रहा है। वही इजराइल के जिसके पास दुनिया के सबसे बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हो भी क्यों ना, क्योंकि जाहिर है उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर क्या वजह है कि हमास के लड़ाके, हमास के फाइटर्स इजरायली फ़ौजियों को नज़र ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह है, मगर जो सबसे मेन और सबसे बड़ी वजह है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि टनल सिस्टम है। हाँ दोस्तों, सुरंगों का जाल। सुरंग वर्ड सुनने में तो ऐसा महसूस होता है कि मानो किसी ने ज़मीन के नीचे पतला सा एक गड्ढा खोदा होगा, यानी कि एक गली की तरह, और उसके अंदर ही ये लोग छुप कर लेटते होंगे या फिर बैठ जाते होंगे। मगर दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमास का जो टनल सिस्टम है वो हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा एडवांस है। न सिर्फ एडवांस है बल्कि हद से ज़्यादा बड़ा है, और कितना बड़ा है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता चल सका है। मगर हाँ, एडवांस इतना है कि अंदर ही हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े ऑफिसेस और इसके अलावा गोदाम या फिर उनके अंदर ही छोटे मोटे बनाए जाने वाले हथियारों की फैक्ट्रीज वगैरह भी मौजूद है। यानी आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमास ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। यही वजह है कि ये बात भी कही जाती है कि दरअसल दुनिया में दो गाजा बसते हैं, एक तो ज़मीन के ऊपर जबकि दूसरा ज़मीन के नीचे। हालांकि दोस्तों, इजराइल की इस बात को बखूबी जानता है कि हमास के सबसे बड़ी ताकत सुरंगों का ये जाल है, इसीलिए उसने भी शुरू से ही उनसे निपटने की भरपूर कोशिश की है। न सिर्फ इस जंग में ही बल्कि पहले भी ये वो कोशिशें करता आया है, मगर हर बार ही इजराइल अपनी इन कोशिशों में नाकाम साबित हुआ है। इस जंग में भी इजराइल ने शुरू से ही सबसे पहले जो अमेरिका की तरफ से मिले हुए बंकर बस्टर बॉम्ब थे उनको गाजा के ज़मीन पर बरसाना शुरू किया। ये दरअसल कोई आम बॉम्ब नहीं होता है, बल्कि इसको इसी तरह से ही बनाया गया होता है कि ताकि ये किसी भी मोटी से मोटी परत को तोड़कर सबसे पहले अंदर एंटर हो और फिर फट जाए। और परत का मतलब ये कि चाहे कोई मजबूत से मजबूत बिल्डिंग हो या फिर ज़मीन के नीचे मौजूद वो बंकर हो कि जिनको मिलिट्री पर्पस से ही बनाया जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमास की सुरंगें वगैरह बेतहासा बंकर बस्टर बॉम्ब के बरसाने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, और जिस तरह से आज भी हमास एक्टिव है और गोरिल्ला कार्रवाई कर रहा है, उससे लगता है कि इन बॉम्ब के मदद से शायद चुटकी भर भी सुरंगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। इसके अलावा भी बहुत सारी कोशिशें की गई और प्लान बनाया गया, मगर सारे ही बेनतीजा रहे। मगर अब फाइनली पिछले 2-3 दिन से लगातार दुनिया भर के अंदर कुछ खबरें गर्दिश कर रही है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब इजराइल इन सुरंगों से निपटने के लिए एक बड़ा खतरनाक और नया प्लान लेकर आया है। और अब उसका ये इरादा है कि इन सारे सुरंगों के अंदर दरअसल समुंदर का नमकीन पानी डाल दिया जाए, जिसकी वजह से अंदर मौजूद जो हमास के लड़ाके होंगे वो या तो मर जाएंगे या फिर जो बचेंगे तो उनको मजबूरी में बाहर निकल कर आना ही पड़ेगा। और अगर एक बार वो बाहर निकल आए तो प्लानिंग के मुताबिक फिर हवा में उड़ रहे इजराइल के जितने भी लड़ाकू विमान होंगे वो उन पर अटैक करके उनको फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया के मैप में अगर गाजा पट्टी को देखा होगा तो आपको पता होगा कि पूरी की पूरी गाजा पट्टी समंदर के किनारे पर बसी हुई है। तो इसीलिए अब इजराइल का प्लान ये है कि समुंदर के किनारे पर बहुत सारे हवी पंप लगाए जाएंगे और फिर उनकी मदद से समुंदर का जो खारा पानी है उसको इन सारी सुरंगों में डाल दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल को कैसे पता कि सुरंगें कहाँ पर है। तो दोस्तों, इजराइल सिर्फ उन चंद ओपनिंग्स में पानी डालने की बात कर रहा है कि जो उसके नॉलेज में है और जो समुंदर के आसपास इलाके में मौजूद है। मगर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इजराइल का गाजा के सुरंगों को ये जो खारे पानी से भर देने का सपना है ये इतना भी आसान नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर सब कुछ इजराइल के मन मुताबिक हो भी गया तो फिर उसमें सिर्फ हमास के लड़ाके ही नहीं मरेंगे, बल्कि साथ ही साथ
इजराइल के वो सारे होस्टेजेज भी मर जाएंगे, मतलब कि बंदी लोग भी मर जाएंगे कि जिनको पिछले कई दिनों से बंदी बनाकर रखा गया है और अभी तक इजराइल चाहकर भी उन लोगों की शक्ल नहीं देख सकी है। इवन ये बात भी मुमकिन नहीं है कि इजराइल किसी सिर्फ एक दो छोर से पानी भरना शुरू करे और गाजा के अंदर मौजूद सारे ही सुरंगों में पानी भर जाए। वो इसलिए क्योंकि ये सारे सुरंगें हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर है, मतलब जुड़ी हुई ज़रूर है, मगर कई जगह पर तो इनका ये कनेक्शन ज़मीन से ऊपर आकर मिलता है। मतलब एक सुरंग से दूसरे सुरंग में जाने के लिए आपको पहले ज़मीन के ऊपर आना पड़ेगा और फिर दूसरे सुरंग में एंटर करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ज़मीन के अंदर भी सुरंग के रास्ते इधर से उधर और उधर से इधर को मुड़ते हैं और फिर उन पर बाकायदा लॉक भी लगा हुआ होता है, जिससे अगर पानी आएगा भी तो लॉक से जरिए से उस पानी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा एक और परेशानी ये है कि अगर इजराइल के तरफ से इन सुरंगों को बर्बाद करने के लिए गाजा के ज़मीन के नीचे समुंदर का नमकीन पानी छोड़ा जाएगा और अगर वो पानी कुछ दिनों तक गाजा के ज़मीन के नीचे मौजूद रहेगा तो धीरे धीरे ज़मीन की ऊपरी हालत बदलती चली जाएगी। नतीजा ये होगा कि ऊपर जो बची हुई बिल्डिंग्स भी है वो भी गिरना शुरू हो जाएंगी। न सिर्फ मौजूद बिल्डिंग्स ही गिरेंगी बल्कि फ्यूचर में भी गाजा के ज़मीन के ऊपर इस तरह के दो ऊंची ऊंची इमारतें बनाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि दरअसल गाजा का इलाका बहुत छोटा है और आबादी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ये सारी आबादी को मैनेज करने के लिए और उनको घर देने के लिए यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती है, जो हम लोगों को गाजा से अंदर आने वाले फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में दिखाई देती है। जब गाजा की ज़मीनी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो जाहिर है काश्तकारी के हिसाब से ये ज़मीन बंजर ही होगी और यहाँ पर कोई खेती बाड़ी वगैरह नहीं हो सकेगी और इस चीज़ का गाजा के आम लोगों के ऊपर ख़तरनाक असर पड़ेगा। यही वजह है कि अब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि इजराइल ऐसा कह तो रहा है मगर शायद ऐसा करेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा करने की शायद उसको अमेरिका या फिर इस तरह के उन सारे दूसरे देशों से भी इजाज़त नहीं मिलेगी कि जो उसको इस मामले में खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और ये देश इजाज़त इसलिए नहीं देंगे क्योंकि दुनिया के वो सारे बाकी देश के जो इजराइल के ख़िलाफ़ है और फ़िलिस्तीन के तरफ है मगर अभी भी खामोश बैठे हुए हैं या फिर सिर्फ शब्दों या फिर वर्ड से काम चला रहे हैं, वो शायद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस मामले में बिल्कुल एक अलग ही रिस्पॉन्स देखने के मिल सकता है, जिसका असर ऑलरेडी दिख भी चुका है, क्योंकि यूएन के अंदर रसिया का जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने खुलकर कहा था कि हमें इजराइल के इस नए प्लान के बारे में सुना है जो बड़ा ही ख़तरनाक है और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम तो इसको वॉर क्राइम के लिस्ट में डालेंगे। यानी रसिया के तरफ से इजराइल को इस प्लान को लेकर पहले ही वार्निंग दे दी गई है। फिलहाल दोस्तों, आने वाले दिनों में देखते हैं कि आखिर क्या होता है। आज के अपने वीडियो को तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।